नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे रिक्यूजल ऑफ जजेस की। पीछे काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस तरह की चर्चा हो रही है कि क्या जजेस का रिक्यूजल एक राइट पॉइंट है जस्टिस डिलीवरी के लिए। क्या जजेस को रिक्यूज करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ रिटन लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका मेंशन है या नहीं है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कई जगह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एक जज का होता है। बहुत सारे केसेस में एक जज को लगता है कि यहाँ पे मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं जो भी डिसीजन दूंगा वो बायस्ड होगा, पार्टिजन मैनर में होगा। तो क्या इसके लिए जजेस के पास कोई सॉल्यूशन है कि कैसे इस कन्फ्लिक्ट से वो बच सकते हैं? क्या वो उस केस से विड्रॉ कर सकते हैं? मैंडेटरी विड्रॉल होना जरूरी है या फिर जजेस की अपने एथिक्स और कॉन्शियंस कहती हैं कि आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, या उन पे अगर प्रेशराइज किया जाए उनको कि आपको विड्रॉ करना है तो क्या वो प्रेशर काम आता है? तो एग्जैक्टली हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा कि ये बातें अप्रैल और मई की कि सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने अपने आप को रिक्यूज किया कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक वेस्ट बंगाल की हियरिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ आपने दिल्ली हाई कोर्ट में भी 21 जून को देखा होगा कि जस्टिस अनूप बंबानी ने भी अपने आप को एक डिजिटल मीडिया हाउस के लिए चल रहे केस में अपने आप को रिक्यूज कर लिया। तो यहाँ जानेंगे एग्जैक्टली कि रिक्यूजल का प्रोसेस क्यों आ रहा है। इनफैक्ट जजेस ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अपने आप को कावेरी वाटर डिस्प्यूट के केस में, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के सॉरी केस में अपने आप को रिक्यूज कर लिया, ये कहते हुए कि मैं दोनों स्टेट से, तेलंगाना और आंध्रा के बीच का ये डिस्प्यूट था। यहाँ पे जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो, उनको ये लगता था कि देखो मैं दोनों ही स्टेट को बिलोंग करता हूँ और मैं एक स्टेट के फेवर में डिसीजन दूंगा तो दूसरे में ये लगेगा कि मैंने यहाँ पे एक पार्टिजन मैनर में काम किया है, मैंने इन्फ्लुएंशियल मैनर में इन्फ्लुएंस होके काम किया है। तो यहाँ पे यही बात है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपने आप को इस केस से अलग करता हूँ और बाकी जो बेंच है वो इस केस को अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकती है। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या ये प्रोसेस सिर्फ जुडिशरी के एथिक्स पे बेस्ड है, क्या कॉन्शियंस पे बेस्ड है जजेस की, या फिर इसके लिए कोई लॉज नेसेसरी हैं। राजस्थान जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम के कोर्सेज भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है @कपिल सिक्का, ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंग्लिश लॉ डिक्शनरी, ब्लैकस्टोन डिक्शनरी की हम बात करें तो रिक्यूजल की क्या डेफिनेशन है। देखो, रिक्यूजल को अगर हम सरल सिंपल सिंपल इंग्लिश रोमन कैथोलिक भाषा में समझे तो यहाँ पे एक टर्म होता है जहाँ पे मैं किसी सर्विस को अटेंड करने से मना कर दूं। ठीक है, ये बेसिकली चर्च के केस में आता था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड की सर्विसेज को अटेंड करने से मैं मना कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आने के बाद, रूल ऑफ लॉ आने के बाद रिक्यूजल एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि ऐसा कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ऐसा कोई भी पब्लिक ऑफिसर अगर किसी भी केस को रिजॉल्व कर रहा है, किसी केस में पार्टी है और उस केस से वो डायरेक्टली लिंक्ड है, यानी उस केस में होने वाले चेंजेस से, जस्टिस से वो इम्पैक्ट होता है, तो उसको अपने आप को वहां से रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये है बात रिक्यूजल के मीनिंग की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सर स्टेफन सेडली की, एक फॉर्मर जज थे कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिक्यूजल को बहुत सिंपल भाषा में बताया कि देखो, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ट्विन पिलर्स हैं जस्टिस के। अगर कोई भी जज इन्वॉल्व है पर्सनली किसी पर्टिकुलर केस में तो वहां जस्टिस डिलीवर नहीं हो सकती। इसलिए रिक्यूजल का जो प्रिंसिपल है वो इन्हीं दो इंपॉर्टेंट ट्विन पिलर्स को पिन करता है, मतलब इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करता है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि क्या रिक्यूजल जो है वो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करता है जस्टिस की, बिल्कुल करता है। रिक्यूजल से ही इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी जो है वो अचीव की जा सकती है। जजेस एक्यूज क्यों करते हैं, अब हमें बात क्लियर हो गई होगी। जज जो है वो अपने आप को किसी केस से, किसी सुनवाई से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जजेस जो है एक बेंच पे बैठे हुए हैं, केस चल रहा है, पता चलता है कि उस केस में कोई एक पार्टी है जो जज से डायरेक्टली रिलेटेड है। वो केस जज का काफी इंटरेस्ट का एरिया हो सकता है, या फिर जज कहीं ना कहीं उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जजेस को अपने आप को रिक्यूज करना हो चाहिए, जिससे कि एक बायस जो है वो डिसाइड करते समय ना हो। जैसे एनवी रमन्ना साहब ने यही कहा ना कि देखो, बात है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट की, स्टेट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब मैं तेलंगाना में रहा हूँ, आंध्र प्रदेश का मैं जस्टिस था, चीफ जस्टिस था, तो फिर ऐसे केस में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा किसके फेवर में मैं यहाँ पे जजमेंट दूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही स्टेट प्रिय हैं। अगर मैं एक के फेवर में दूंगा जजमेंट तो दूसरे को लगेगा कि मैं एक के साथ पार्टिजन मैनर में एक्ट कर रहा हूँ, मेरा एक बायस्ड जो है, बायसनेस जो है मेरा यहाँ पे है, या मेरा डिसीजन जो है वो बायस्ड है। तो यहाँ पे जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टर्म आ जाती है ना, कि अगर जजेस का कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है किसी केस में, किसी
लेट अस से जज के पास कोई केस आया, अब उसमें लिटिगेशन में कोई कंपनी इन्वॉल्व है, जज का ही बच्चा जो है या फिर उसका कोई सिबलिंग या उसका कोई रिलेटिव उस पर्टिकुलर कंपनी से एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जस्टिस है यहाँ पे विशिएट होगी होगी। जो भी जस्टिस डिलीवरी होगी वो एक पार्टी के फेवर में की जाएगी। तो यहाँ पे आइडिया यही है कि अगर जज का कोई पर्सनल एसोसिएशन है या कोई पार्टी जो उस केस में इन्वॉल्व है वो जज के साथ पर्सनली एसोसिएटेड है, तो फिर जज को रिक्यूजल ले लेना चाहिए। तो यही एक प्रिंसिपल है, कहा जाता है जैसे अभी हमने देखा कि कार्डिनल प्रिंसिपल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, क्योंकि यही कहा जाता है ना कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। आप ही उस पार्टी से रिलेटेड हैं, आप ही उस केस से रिलेटेड हैं, आपको उस केस के सॉल्व होने में सबसे ज़्यादा फायदा होगा और आप ही उस केस में जज बन के बैठे हैं। ठीक है, तो फिर वही बात हो जाती है कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही कहता है कि अपने केस में कोई भी जज नहीं होना चाहिए। जहां पे भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे जज की एक ड्यूटी है फेयर एक्ट करने की, और जज अगर वो फेयरनेस नहीं ला सकते तो जज को बेंच से केस से उतर जाना चाहिए। यही होता है रेक्यूजल का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप देखेंगे एक अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के किसी जजमेंट को लेके। अब हाई कोर्ट के जो जज हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिनके पास वो अपील पहुंची है वो हाई कोर्ट में पहले सर्व करके आ चुके हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि वो जजेस जो लेटर से गुजरात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं उनको गुजरात के रिलेटेड केसेस ना दिए जाएं। ये ऐसा एक एक कह सकते हैं कन्वेंशन बना आ रहा है जिससे कि जस्टिस जो है वो इम्पार्शियली डिलीवर हो पाए। अब रेक्यूजल कराता कौन है? कोई लॉ है सुप्रीम कोर्ट में, कहीं रूल्स में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कहाँ लिखा है? सीआरपीसी में लिखा है, कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। जजेस को ये डिसीजन हिमसेल्फ हरसेल्फ ही लेना होता है। ये एक बड़ी बात हो जाती है कि जज को खुद डिसाइड करना होता है कि अगर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे उतर जाना चाहिए। कई जगह पे लॉयर्स भी इस बात को जज के सामने रख सकते हैं और जज साहब से कह सकते हैं कि जज साहब आप देखिए कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप इस केस की पार्टीज को जानते हैं, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस बेंच से उतर जाएं। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो रेक्यूजल की बात है वो जब भी रेक्यूजल हो जाएगा, जब जज उतर जाएंगे तो वो केस जो है वो चीफ जस्टिस के पास चला जाएगा अगली किसी बेंच को देने के लिए। अब लेकिन ये तो बात हो गई कि पार्टी ने कहा, लॉयर ने कहा जज साहब आप रेक्यूजल कर लीजिए, जज साहब ने रेक्यूजल कर लिया या जज साहब ने खुद से रेक्यूजल कर लिया, लेटर से सो मोटो रेक्यूजल हो गया। व्हाट इफ जज साहब ने रेक्यूजल नहीं किया? क्योंकि कोई रूल्स तो है नहीं, तो बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जरूर आई है, रूल्स कोई नहीं है। जैसे कि हम देखें रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा भी था कि अगर किसी भी केस में बायसनेस का कहीं कहीं कॉन्सेप्ट, कहीं भी थोड़ा सा भी इल्म है कि बायसनेस हो रहा है या रीजनेबलनेस दिख रही है कि यहाँ पे जो केस सॉल्व होगा वो ठीक से नहीं होगा, और पार्टी के बीच में, दोनों में से किसी भी पार्टी के बीच में अप्रीहेंशन है कि ये जो जज साहब हैं ये दूसरी पार्टी को जानते हैं और उनके फेवर में ही डिसीजन देंगे, तो यहाँ पे रेक्यूजल जो है जज को ले लेना चाहिए। प्रॉपर अप्रोच यही होती है कि जज जो है वो अपने माइंड को ना देखें, वो ये देखें कि सामने वाले जज साहब के लिए क्या सोच रहे हैं। जज साहब तो चलो हो सकता है कि वो पार्टी से एसोसिएटेड भी हैं, कनेक्टेड भी हैं, लेकिन फिर भी वो जो जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं वो एकदम फेयर कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ वो फेयरनेस की वैल्यू ना रहे, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो के दिमाग में तो यही रहेगा कि जज साहब ए पार्टी को जानते हैं, इन्हीं के फेवर में जजमेंट दिया, जबकि फेवर में कोई भी जज ए के ही देता जजमेंट, लेकिन फिर भी बी पार्टी को ये लगे कि नहीं ये तो ए के फेवर में इसलिए जजमेंट आया है क्योंकि ये जज साहब ए पार्टी को जानते हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि जज ये ना सोचे कि मैं बायस्ड हूं या नहीं हूं, जो जज ये सोचे कि सामने वाले क्या मेरे बारे में सोचेंगे। तो इसलिए जज को यहाँ पे रिक्यूजल कर लेना चाहिए। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ही ऐसा केस है जिसमें प्रीडोमिनेटली इसके बारे में बात की गई थी। यहाँ पे यही है कि जज ऐसे किसी भी मैटर को हियर ना करे जहाँ पे उनको लगे कि एक इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दें और अकॉर्डिंगली एविडेंसेस पे, मटेरियल एविडेंसेस पे वो जजमेंट दे। तो ये आया कहाँ से? ये 1999 का एक चार्टर आया था, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू इन जुडिशियल लाइफ। एक कोड ऑफ एथिक्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किए थे, इंपॉर्टेंट कोड ऑफ एथिक्स थे जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किए, फॉलो किए जाते हैं, कई जगह पे फॉलो किए जाते हैं। कई बार जजेस इसको नहीं भी फॉलो करते, जैसे कि जज रिफ्यूज कर सकते हैं कि मैं रेक्यूजल नहीं ले रहा। बहुत सारे जजेस होते हैं वो कह देते हैं नहीं मैं रेक्यूजल नहीं लूंगा, मैं तो इसी केस में बैठा रहूंगा, मैं इसी केस, क्योंकि केस मेरे पास आया है तो मैं इस केस को रिजॉल्व करूंगा, यहाँ पे जजमेंट दूंगा। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर रिफ्यूजल हो जाता है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि आपने जस्टिस अरुण मिश्रा का केस देखा 2019 में, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज करने से मना कर दिया था। वो बोले मैं कॉन्स्टिट्यूशन की इस बेंच को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पे जजमेंट दिया वो ठीक ही दिया। जबकि वो केस क्या था, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया था
पहले भी जस्टिस मिश्रा मिश्रा उसमें जजमेंट दे चुके हैं। अब जब दोबारा से वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया तो फिर से जस्टिस मिश्रा उस बेंच में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो रिक्यूज नहीं करूंगा, तो फिर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस मिश्रा ने यही कहा कि इस तरह के जो आप रिक्यूजल की रिक्वेस्ट लेके आते हैं तो फोरम शॉपिंग है, ठीक है, कि आप बेसिकली क्या करें, आप अननेसेसरी जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी फेयर जजमेंट दिया था, मैं अब भी फेयर जजमेंट दे रहा हूँ। ये तो एक्सक्यूज़ है आप लोगों का कि आप मेरे से केस नहीं सुनवाई सुनवाई कराना चाहते, इसलिए आप ऐसा एक्सक्यूज़ लेके आ रहे हैं कि मैं पहले इस केस में बैठा हुआ था। तो मैं रिक्यूज़ल यहाँ पे क्लियरली डिनाई करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कई ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे जजेस ने रिक्यूजल खुद से ले लिया। जैसे अयोध्या राम जन्मभूमि केस में जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, क्योंकि जस्टिस यूयू ललित एक समय में उसी केस के लॉयर भी रह चुके हैं, ठीक है। क्रिमिनल केस में उन्होंने, इसी तरह के क्रिमिनल केस में उन्होंने इस केस को रिप्रेजेंट भी किया था कोर्ट में। तो उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी इस केस में एडवोकेट रह चुका हूँ, मेरे कुछ बायसनेस होंगे नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस केस की सुनवाई में नहीं बैठूंगा। आगे आप देखेंगे यही हुआ जस्टिस रंजन गोगोई के केस में भी। नागेश्वर राव आईपीएस थे फॉर्मर, उनका अपॉइंटमेंट होना था एज सीबीआई चीफ को लेके। तो यहाँ पे 3 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। जस्टिस गोगोई ने यह कह के अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि मैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में बैठता हूँ सीबीआई के, तो मैं तो नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात में आपने देखा कि बाकी जजेस ने भी यही कह दिया कि हम भी कहीं ना कहीं और सीबीआई के मेंबर्स के रिमूवल के प्रोसीजर में बैठे हैं, कहीं हम अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में बैठे हैं, तो हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। जस्टिस सीकरी ने भी अपने आप को रिक्यूज किया। जस्टिस रमन्ना ने भी पर्सनल रीजन से रिक्यूज किया। जस्टिस रमन्ना का तो ये कहना था नागेश्वर राव मेरे पुराने मित्र हैं, मैं इनके बेटी की शादी में भी गया था, मैंने बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तो इनके केस में मैं नहीं बैठ सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जजेस जो है वो खुद से कोड ऑफ एथिक्स दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है जब रिक्यूजल हो जाता है, क्या वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पे जाता है? उसका एक रीजन जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, जज को रीजन बताना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा ना, यहाँ पे जस्टिस रमन्ना ने बोला पर्सनल रीजन है, बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं क्यों नागेश्वर राव वाले केस में मैंने रिक्यूज किया। कोई यहाँ पे रीजन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, मतलब रीजन नहीं बताना पड़ता मैं क्यों रिक्यूज कर रहा हूँ। जज साहब की मर्जी है, वो रिक्यूज कर सकते हैं और करने का रीजन बता सकते हैं और नहीं भी बता सकते, हम उनसे नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपने देखा वेस्ट बंगाल के केस में 2 जजेस ने इसलिए रिक्यूज कर लिया कि नारदा स्कैम में वो पहले हाई कोर्ट में जज थे कोलकाता में, अब केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे पार्टिजन चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था तो जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकुर ने कहा था कि यहाँ पे जजेस को भी ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। हम एनजेसी तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हम जुडिशरी में एथिक्स की बात जरूर करेंगे। हम यहाँ पे जजेस को यही समझाएंगे कि आपको ऐसा लगता है जहाँ पे जो जस्टिस है अगर वो विशिएट हो सकती है तो जजेस अपने आप को जरूर रिक्यूज करें और ऐसे रूल्स को फ्रेम करें विद इन द कम्युनिटी, विद इन द सुप्रीम कोर्ट, विद इन द कोर्ट, जिससे जस्टिस जो है वो क्लियर हो, जस्टिस जो है वो अनबायस्ड हो, ठीक है। तो जस्टिस रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हो, अनबायस्ड हो और जैसे मैनर में होनी चाहिए वैसे डिलीवरी, और ट्रांसपेरेंट, सबसे बड़ी बात है इम्पार्शियल हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन कई बार ना इस रिक्यूजल प्रोसेस को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अननेसेसरी डिले हो जाता है जुडिशियल प्रोसेस में, एक बेंच के पास केस लगता है, फिर वहां पे रिक्यूजल की डिमांड आने लग जाती है, फिर वापस से चीफ जस्टिस के पास केस जाता है, फिर नई बेंच को अपॉइंट होता है, तो समय लग जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी यहाँ पे अंडरमाइन होता है कि अननेसेसरी जजेस पे प्रेशर बनाया जाता है कि आप रिक्यूजल करिए, जबकि जजेस वहां पे इस बात को लेकर प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम बहुत फेयर जजमेंट देंगे। लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप साउथ अफ्रीकन कोर्ट की बात करें, 1999 में साउथ अफ्रीकन कोर्ट ने यही कहा था कि जुडिशियल फंक्शन में डिफिकल्ट हो जाता है कई बार टास्क को परफॉर्म करना। ऐसे में अगर जुडिशियल ऑफिसर्स को लगता है कि प्रेशर आ रहा है तो उस प्रेशर को वो रेजिस्ट करें और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ जो है वो जस्टिस डिलीवर करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होनी चाहिए सब जुडिशियल ऑफिसर्स की कि अगर वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से डेविएट हो जाएंगे तो जस्टिस कभी भी डिलीवर नहीं हो पाएगी और रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जजेस सिर्फ अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को ही डेडिकेट करके रखें। कमिटेड जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, नॉट कमिटेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज या लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट होना चाहिए। तो यही बात कही कि वे फॉरवर्ड है। देखो, रिक्यूजल तो एक प्रोसेस है ही है, अगर आप रिक्यूज नहीं भी कर रहे हैं उस केस से तो आप मेक श्योर करिए कि आप अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप उस जजमेंट को दे रहे हैं। इतना ही जाना था रिक्यूजल के प्रोसेस को। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।